हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति बूस्टर। आज हम लेके आए हैं सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे। आपको तो पता ही है, 3 साइंटिस्ट हैं जो सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार। एक है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तो उसी सीरीज़ में मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ जीन पियाजे को। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। 10-12 मिनट की वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगी और आपको बस इतना ही पढ़ना है और बार बार रिवाइज़ करना है। आपको अगर लगे तो वीडियो को आप 2-3 बार 4 बार देखकर पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप साइंटिस्ट का ओपिनियन, इनका क्या ओपिनियन है, क्या थॉट है, क्या कॉन्सेप्ट है इनका, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये वर्ड आएगा तो वो जीन पियाजे के बारे में बात हो रही है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और ये बोलते हैं कि जो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब हमारे ज्ञान की जो रचना है वो एक्टिविटी के थ्रू होती है। हम जो डेली क्रियाकलाप करते हैं उसी से हमारे ज्ञान की रचना होती है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी टर्म भी इन्होंने ही दिया है। और अगर हम इनके मेन प्रिंसिपल की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं उसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि इस थ्योरी में 4 स्टेप्स बताए गए हैं और कभी कभी तो सीधे इन 4 स्टेप्स के टाइमलाइन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फर्स्ट स्टेप है सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी जो एज है वो 0 से 2 ईयर्स तक की है और इसे हिंदी में संवेदी पेशीय, इंद्रियगामक या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। नंबर 2 है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज लिमिट है 2 से 7 ईयर्स और इसे हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक काल कहते हैं। थर्ड आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 7 to 11 ईयर्स और इसे हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज लिमिट है 11 to 15 ईयर्स और इसे हिंदी में बोलते हैं औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आपको नाम से थोड़ा बहुत क्लियरेंस तो होगा। आप इस एज लिमिट को ध्यान से पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सीधे इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है, ऑप्शन आपके पास 4 दे दिया जाएगा, 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष। तो आपको उस पर सही ऑप्शन पे टिक करना होगा। अब हम एक एक स्टेज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इन स्टेजेस से ही क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज लिमिट है 0 से 2 ईयर्स तक। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब होता है रोना, हंसना आदि। जैसे जब बच्चे 2 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, यही सब तो करते हैं। तो इस व्यवहार को कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। और कभी ऑप्शन में आता है रोना हंसना किस स्टेज में आएगा, तो आपको बिना कुछ सोचे टिक करना है सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड पॉइंट आता है अनुकरण, जिसे हम इंग्लिश में इमिटेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है नकल करना या फिर फॉलो करना। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज़्यादातर सीखना उनका नकल पर आधारित होता है, नकल पर बेस्ड होता है, क्योंकि वो अपने जो बड़े उनके आसपास होते हैं उनको देख कर ही सीखते हैं। और हम बच्चों से बोलते भी हैं बेटा माँ बोलो, पा बोलो, पापा बोलो, मम्मा बोलो, तो वो वही देख कर पा, माँ, बा, दा कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो वो अनुकरण करके बोलते हैं या फिर जो भी उनका रिएक्शन होता है वो पूरा इमिटेशन पर बेस्ड होता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है वस्तु स्थायित्व या वस्तुओं की निरंतरता। छिपी वस्तुओं को ढूंढ निकालना। इसका सीधा सा मतलब है वस्तु स्थायित्व, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप कोई सामान उनके सामने दिखाइए और फिर उसको हाथ में पीछे छुपा लीजिए, तो बच्चों को ये फील होता है कि हमारी आँखों से वस्तु ओझल तो हो गई है, पर कहीं ना कहीं उस वस्तु का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बना हुआ है। तो सिंपल सा अगर टर्म आता है वस्तु स्थायित्व
या वस्तुओं की निरंतरता, या फिर क्वेश्चन में पूछे बच्चों द्वारा छिपी वस्तुओं को ढूंढ निकालना किस स्टेज में आएगा, तो सेंसरी मोटर स्टेज आप टिक कर दीजिएगा। अब अगला आता है परावर्तित व्यवहार या प्रत्यावर्ती क्रिया। इसका सीधा सा मतलब है जब बच्चा एक ही काम को करने के बाद बार बार उसी टाइप के अन्य कामों को दोहराता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बच्चा मदर फीड करती है तो बच्चा स्तनपान करना सीख लिया है, इसके बाद भी उसकी आदत हो जाती है अंगूठा चूसने की, तो ये क्या है, उसका परावर्तित व्यवहार है, एक कार्य को सीखने के बाद बार बार दोहराना। लास्ट आता है इंद्रियों द्वारा अधिगम। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 2 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, उनका जो अधिगम मतलब होता है लर्निंग, तो उनका जो लर्निंग होती है किस पे बेस्ड होती है, उनकी इंद्रियों पर, उनके सेंस ऑर्गन पर बेस्ड होती है। जैसे वो नाक से स्मेल कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, तो वो अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ज़्यादातर लर्निंग कर पाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है सेंसरी मोटर स्टेज। इन सभी पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आता है तो आप सेंसरी मोटर स्टेज पर टिक करेंगे। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि कभी कभी डायरेक्ट ही कीवर्ड्स आ जाते हैं एग्ज़ाम में और आप उसको देखकर ही क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। अगर आ गया आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, तो आपको सेंसरी मोटर स्टेज पर टिक करना है। या गत्यात्मक अवस्था आ गई, मतलब एक्टिविटी वाली, तो भी आपको यही टिक करना है। या फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की बात आए, या विलंबित अनुकरण, जिसे हम इंग्लिश में डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं, ये सभी कीवर्ड्स हैं जो आपको सीधे ऑप्शन पर मिल जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे सेकेंड स्टेज पर, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज लिमिट होती है 2 से 7 इयर्स तक। और इस स्टेज में क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 साल के बाद वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू करता है, तो भाषा का प्रयोग प्रारंभ भी इसी स्टेज से होता है और भाषा का अधिकतम विकास भी इसी स्टेज में होता है। और इसी स्टेज में बच्चा सांकेतिक कार्यों का भी स्टार्टिंग करता है, जैसे कि संकेतों का यूज़ करना भी इसी स्टेज में शुरू होता है। अब इस स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसे हम बोलते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और दूसरा है आंत प्रज्ञ काल, जिसे हम बोलते हैं इंट्यूटिव स्टेज। पूर्व प्रत्यात्मक काल या प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसकी एज है 2 to 4 इयर्स। इस स्टेज में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस, और बालक क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्न भी पूछने लगते हैं। इसीलिए जीन पियाजे ने इस स्टेज को खोज की अवस्था कहा है। जीववाद या एनिमिज्म भी इसी स्टेज में आता है, और अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म भी इसी स्टेज में आता है। जीववाद का सिंपल सा मतलब है बालक अपने सभी खिलौनों को सजीव समझने लगता है और उनमें जीवन की आशा करने लगता है, वो निर्जीव को भी सजीव समझने लगता है। और ईगोसेंट्रिज्म का मतलब सिंपल सा है कि उसे लगता है मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ और दुनिया की अधिकतर चीज़ें मेरे ही इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। उसे लगता है अगर वह तेज़ी से दौड़ रहा है तो सूर्य भी उसके साथ तेज़ी से दौड़ेगा, और वह जो देखता है उसकी गुड़िया या उसके खिलौने भी वही देखते हैं, तो उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। अगर ये 2 क्वालिटीज़ आएगी तो उसका आंसर होगा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसे आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड है आंत प्रज्ञ काल, इसे इंग्लिश में इंट्यूटिव स्टेज कहते हैं। इसकी एज है 4 to 7 इयर्स। इसमें बच्चा बिना विचार के किसी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है, वो बिल्कुल भी तर्क या विचार नहीं करता है। पलटावी का गुण नहीं होता है इस स्टेज में। इसका मतलब है बच्चे को ये तो समझ में आ जाता है कि 2 into 2 = 4 होता है, बट उसे ये नहीं समझ में आता है कि 4/2 = 2, मतलब किसी प्रोसेस का वो उल्टा नहीं समझ पाता है, उसे कोई आइडिया नहीं होता है। इसी का मतलब है पलटावी का गुण विकसित ना होना। विलोमीयता का भी अभाव पाया जाता है इस स्टेज में। इसका मतलब है अगर टी से बच्चे को हम वाह बनाना सिखा रहे हैं, तो अगर हम बच्चे से बोलें कि बेटा वाह से वापस टी बनाकर दिखाओ, तो वो नहीं बना पाएगा। इसका मतलब वो वाह से वापस टी पर नहीं लौट पाएगा। और इस स्टेज में संरक्षण का भी अभाव होता है। संरक्षण का अभाव का मतलब है बच्चा मूल आकृति को ही भूल जाता है। अगर आप बच्चों को कोई आकृति देते हैं और उससे कुछ नया बनाने के लिए कहते हैं, तो वो पुरानी आकृति को बिल्कुल भूल जाता है। इसी का मतलब है संरक्षण का अभाव। तो इंट्यूटिव स्टेज में पलटावी का गुण नहीं होता है, विलोमीयता का अभाव होता है और संरक्षण का भी अभाव होता है, और बिना विचार के किसी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है बच्चा। इंट्यूटिव स्टेज के 2 और टॉपिक हैं, जैसे कि
जो बच्चे के खेल होते हैं इस स्टेज में वो सामाजिक होते हैं। जैसे बच्चा डॉक्टर बनना पसंद करता है, टीचर बनना पसंद करता है, पोस्टमैन बनना पसंद करता है। और इसी स्टेज में बच्चे गिनती, वर्णमाला और क्रम की शुरुआत भी करते हैं। अब इसमें भी देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का सिंपल सा मतलब है बच्चा एक बार में केवल एक ही पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, कंसंट्रेट कर पाता है और अदर चीज़ों को इग्नोर कर देता है। इसी स्टेज में सिंबॉलिक थॉट की बात भी आती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, लैंग्वेज का अधिकतम विकास होता है, तो वही है सिंबॉलिक थॉट। और लिमिटेशन क्या है इस स्टेज की? बच्चे के अंदर कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटी होती है वही उसकी लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि जब बच्चा एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है तो अदर पॉइंट्स को क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है। इसीलिए इसकी लिमिटेशन एबिलिटी टू कंसंट्रेट हो जाती है। अब थर्ड स्टेप है इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 7 to 11 ईयर्स। इसमें सेकेंड स्टेज का जस्ट उल्टा होता है। जैसा आपने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कुछ चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होती हैं उसकी। जैसे वहाँ पे विलोमीयता का अभाव था, तो यहाँ पे विलोमीयता का विकास हो जाएगा। पलटावी गुण का वहाँ पे अभाव था, यहाँ पे क्या होगा, पलटावी गुण का विकास हो जाएगा। वहाँ पे संरक्षण का अभाव था और यहाँ पे संरक्षण का विकास हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम चलते हैं वर्गीकरण पे। वर्गीकरण का मतलब है सम और विषम में बांटना। इस एज के बच्चे इतने परिपक्व हो जाते हैं, इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो संख्याओं को सम और विषम में बांट सकें, ऑड इवन में डिवाइड कर सकें। इसके बाद आती है गणितीय संक्रिया। इसका मतलब है बच्चे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने लगते हैं। क्रम परिपक्वता, बच्चे नंबर्स को आरोही और अवरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। विकेंद्रीयकरण, जैसा कि उसमें क्या था, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीयकरण। इसका मतलब है बच्चे एक टाइम पे एक पॉइंट के अलावा उसके अन्य पॉइंट्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब कोई अगर टॉपिक है तो बच्चे उसके हर पहलू पर सोचने समझने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। तर्कपूर्ण चिंतन, इसका मतलब है बच्चे जो मूर्त वस्तुएं हैं, मतलब जिसको आप टच फील कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। और बच्चे मापना, तौलना और गिनना भी शुरू कर देते हैं इस एज में। और इंडक्टिव रीजनिंग मतलब एग्जाम्पल टू रूल, इंडक्टिव रीजनिंग का विकास भी जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही शुरू हो जाती है। बस इसमें इतना ही था। आप इन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन में घूम फिर के यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका, लास्ट भी यही है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है 11 to 15 ईयर्स। इसमें आपका अमूर्त चिंतन आता है, मतलब बच्चे तार्किक चिंतन तो करते हैं लेकिन अब वो मूर्त वस्तुओं से थोड़ा हट के जो चीज़ें उनको नहीं दिखती हैं, जिसको वो टच नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में भी अब वो चिंतन करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ भी लिखा है अमूर्त चिंतन। और वो अपसारी चिंतन करने लगते हैं, मतलब जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उससे हटकर सोचने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। और बच्चे तार्किक चिंतन करने लगते हैं, जैसे थ्योरम्स आप देखते हैं ना, प्रमेय हो गया, निर्मेय हो गया, तो वो इस टाइप का चिंतन भी करना शुरू कर देते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन मतलब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी चिंतन शुरू कर देते हैं। जैसे माना मैंने आपको 100 रुपये दिए, तो ये क्या हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। इसके बाद आता है सृजनात्मक चिंतन, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चे कुछ क्रिएटिव करना सीख जाते हैं, शुरू कर देते हैं। शाब्दिक और सांकेतिक चिंतन भी इसी में स्टार्ट होता है और बच्चा इस टाइप से बहिर्मुखी प्रतिभा वाला हो जाता है और वो स्व आलोचक मतलब अपनी ही आलोचना भी करने लगता है इस एज में आने के बाद। इसके बाद आता है डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि इसके ऊपर वाले में क्या था, इंडक्टिव रीजनिंग, यहाँ उसका जस्ट उल्टा डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसका मतलब है बच्चा पहले रूल समझता है, इसके बाद एग्जाम्पल पर आता है, रूल टू एग्जाम्पल। ये आपका हो गया फोर्थ स्टेज। तो आप इन चारों स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन तो इसमें से आना फिक्स है। हर सेट में 2-3 क्वेश्चन जीन पियाजे से हर बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इन टर्म्स से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है संज्ञानात्मक कार्यविधि, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग। इसमें 2 स्टेप हैं। पहला है संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा है अनुकूलन, जिसे हम एडेप्टेशन बोलते हैं।
संगठन का सिंपल सा मतलब होता है जब बच्चे सूचनाओं को संगठित करने की क्षमता रखें, उन्हें सूचनाएं मिलती जाए और उसे वो ऑर्गेनाइज करते चलें, इसे बोलते हैं संगठन। अब संगठन में भी दो पार्ट हैं, जैसे पहला है समावेशन या आत्मसातीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं, और दूसरा है समायोजन या समाविष्टीकरण, जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, नॉलेज का जुड़ना, एडिशन ऑफ नॉलेज। आपको पहले से कोई नॉलेज है और उसमें जो है कोई नई जानकारी अगर जुड़ती जाती है तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। पुरानी जानकारी में नई जानकारी का लगातार जुड़ते रहना ही क्या है, समावेशन है। लेकिन समायोजन में क्या होता है, इसमें हम नई जानकारी में कुछ मॉडिफिकेशन होती है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है। अगर आपको 3 वर्ड दिख जाए, मॉडिफाई, एडजस्ट, मैनिपुलेट, तो वहाँ पे समायोजन होगा, एकोमोडेशन होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे एडिशन ऑफ नॉलेज दिखता है तो वो समावेशन या फिर एसिमिलेशन होगा। आप इन टर्म्स को पकड़िए क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। एकोमोडेशन में क्या होता है, जैसे कोई पुरानी जानकारी है और अगर आपकी कोई नई जानकारी की वजह से पुरानी नॉलेज में कोई विरोध, कोई मतलब विरोधाभास पैदा हो जाए तो इसे ही बोलते हैं एकोमोडेशन। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जीन पियाजे से रिलेटेड, जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आपको बताना है किसका है, ये जीन पियाजे का है। अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया है, स्कीमा। अक्सर जो है हर सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, कई बार पूछा जाता है और लगभग सभी शिफ्ट में पूछा जाता है। तो स्कीमा का सिंपल सा मतलब है बच्चे की सूचना का भंडार गृह, जहाँ वह जानकारियों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से रखता है। बच्चे के माइंड का एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो सूचनाओं को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा करता है। ये तो हो गया स्कीमा। लेकिन बच्चे 2 वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक तो है स्कीमा और एक स्कीम्स, और इसी वजह से वो गलती करके चले आते हैं एग्ज़ाम में। जो स्कीमा है वो आपका सूचनाओं का भंडार गृह है, लेकिन स्कीम्स में क्या होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। मतलब बच्चों का इसमें ऐसे व्यवहार शामिल होते हैं जिसे वो रोज़ दोहराता है, बार बार करता है। जैसे किताबें रखता है स्कूल जाने से पहले, ड्रेस पहनता है और फिर जूते पहनता है और स्कूल जाता है, तो वो उसके स्कीम्स में है क्योंकि वो डेली उसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो स्कीमा और स्कीम में ये डिफरेंस आप ज़रूर समझ के जाइएगा, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस होता है क्योंकि डेवलपमेंट को उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब 4 एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी पियाजे ने ही दिया है। वो 4 एलिमेंट्स हैं MESE, शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसमें M का मतलब है मैचुरेशन, परिपक्वता, E का मतलब है एक्सपीरियंस, अनुभव, S का मतलब है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, और E का मतलब है इक्विलिब्रियम, संतुलन। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा इन 4 एलिमेंट्स में लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। और एक टर्म है कलेक्टिव मोनोलॉग, अगर ये टर्म आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये पियाजे से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है सामूहिक एकालाप। जब बच्चे एक साथ बोलते हैं तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। अक्सर ये 3 से 5 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। ओके, तो आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जूम करके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन इनसे देखने को मिलता है। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, फिर आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं उसमें से। अगला टॉपिक रहेगा वाइगोत्स्की, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू।